अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर के चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां, एक्टिविटी, उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी यानी बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं फिर रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है। ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है, पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मजा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बच्चों से कराऊंगा। तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना कईयों को? नहीं बोलेंगे? मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो लेकिन ये सही है। माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहां कहां है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी हैं, माँ बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए। तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज 10-10, 20-20 बार करते रहोगे तो आप बिल्कुल बन जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए।
धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। From the islands for their pristine beaches, K. Divya, a class 10 student of Government Model Senior Secondary School, Andaman, she seeks respected Prime Minister's viewpoints on certain issues. Could we have the question, please? Honorable Prime Minister, sir, Namaskar. I am K. Divya of class 10 from Government Model Senior Secondary School, Andaman and Nicobar Islands. My question to you is, what should be the role of modern technology in a student's life? Question comes from Deepesh Rai, a student of class 12 of Namchi Senior Secondary School, South Sikkim, and has travelled all the way from Sikkim to be here with us in the audience to ask his question. Deepesh, अपना प्रश्न पूछिए। Good morning, everyone. Honorable Prime Minister, my name is Deepesh Rai, studying in class 12 from Namchi Senior Secondary School, Sikkim. So my question is that many children in the world are using educational technology to learn better. So how can it help us? धन्यवाद दीपेश महोदय। दिव्या व दीपेश जानना चाहते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी छात्र जीवन में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। शायद पिछली शताब्दी के आखिरी कालखंड और इस शताब्दी का आरंभ कालखंड विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने पूर्ण रूप से जीवन को बदल दिया है। एक प्रकार से जीवन भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है और इसलिए टेक्नोलॉजी का भय ये कतई अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, मैं क्या करूं, आने नहीं देना चाहिए। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी आई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पहले तो ऐसे सोचता था, ऐसे करता था, अभी नई चीज आई, मैं कैसे कोप अप करूंगा। जी नहीं, टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें, हम प्रोएक्टिव हो। तीसरा, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इनफ है क्या दोस्तों के बीच में छटाके मारने के लिए काम आएगा कि मुझे ये पता है कि दुनिया में ये हो रहा है, कैमरा ऐसा निकला है, मोबाइल फोन ऐसा निकला है। नहीं, जब मैं टेक्नोलॉजी के विषय में जानता हूं तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार की सोच को लेकर के काम कर रहा हूं, मेरे लिए इसमें उपयोगी कैसे होगा। क्या मैं टेक्नोलॉजी को मेरे लिए लाऊंगा कि टेक्नोलॉजी मेरा समय खा जाएगी। ज्यादातर अनुभव ये आ रहा है कि कईयों का समय टेक्नोलॉजी चोरी कर लेती है। आप में से कितने हैं जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं? बताइए ना, संकोच मत कीजिए, आपके टीचर नहीं देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये स्मार्टफोन कितना समय आपका चोरी करता है, और मान लीजिए उसमें से 10% कम करके अपने माँ, दादा, दादी इनके साथ अगर बिता 10 मिनट में कह रहा हूं, ज्यादा नहीं। आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उसमें से 10 मिनट अपने दादा, दादी, माँ उनके साथ बैठ के बिताओ तो टेक्नोलॉजी ज्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात उपकारक क्या होगा। मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी के प्रति, और मुझे खुशी होती है, आप देखिए कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे एक पूछताछ की विंडो होती है।
वहाँ पर कोई अफसर बैठे होते हैं, ट्रेन कब आएगी, क्या जाएगी, रिजर्वेशन का पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन उसी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला बोर्ड होता है, उस पर सब लिखा होता है, ये ट्रेन का नाम है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट चल रही है कि समय पर, सब लिखा हुआ होता है। लेकिन हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वे क्या करते हैं, खिड़की के पास कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हैं 20 नंबर 30 नंबर खड़ा रहूंगा, ऊपर देखूंगा, पढ़ूंगा नहीं। मेरे सवाल का जवाब वहां है, वो बता रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी एक्सप्रेस इतने बजे जाने वाला है, इतने नंबर पे जाएगा, 5 मिनट लेट है, 7 मिनट। लेकिन मैं जब तक उसको नहीं पूछता हूं, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि किसी को मैसेज करेंगे, फिर फोन करके पूछेंगे मेरा मैसेज मिला। और इसलिए टेक्नोलॉजी का हम, आज की पीढ़ी क्या करती है, वो घर से ही मोबाइल फोन पर गूगल गुरु से बात कर लेती है और देख लेती है ट्रेन कौन सी लेट है, कौन सी नहीं है। वो घर से ही कितने बजे निकलना तय करते हैं कि नहीं करते। मतलब उसने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया। एक पीढ़ी वो है सामने है फिर भी देखने को तैयार नहीं, जब तक पूछता नहीं है। आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है मेरे पास है, मैं इसको पूछूंगा, वो और जो कहेगा वही सही है। इसका मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो ये उसको करना आ गया। मैं आपसे आग्रह करूं, जैसे वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या कभी हम अपनी मातृभाषा की डिक्शनरी या किसी अन्य एक भाषा की डिक्शनरी, जो भी आपको पसंद आए, अंग्रेजी करना है अंग्रेजी, क्या डेली अपने मोबाइल फोन में जो डिक्शनरी है तय करेंगे कि आज मैं कम से कम 10 नए स्पेलिंग और उसका मीनिंग दिन भर में जब भी जाऊं मोबाइल फोन निकाल करके देख लूंगा, याद कर लूंगा, पर डे 10। बोलिए टेक्नोलॉजी उपयोगी हुई कि नहीं हुई? तो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप के और आपका झगड़ा इस बात पे हो कि दिन भर दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, टेलीफोन पे लगे रहते हो, तो ये तो ठीक से नहीं है। किसी समय सोशल नेटवर्किंग ये बहुत आवश्यक माना जाता था। रोज लोग 1 घंटा 2 घंटा शाम को निकलते थे, किसी फंक्शन में जाएंगे, दोस्तों के यहाँ जाएंगे, मिलते रहते थे। क्यों? कि जीवन समाज व्यवस्था से जितना ज्यादा जुड़ करके रहता है उतना दोनों पक्ष में लाभ होता है। ये स्वाभाविक व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे उस सोशल नेटवर्किंग शब्द का इतना विकृति आ गई टेक्नोलॉजी के कारण कि अब सोशल नेटवर्किंग हमारा व्हाट्सएप कर रहा है। ये सोशल नेटवर्किंग उस सोशल नेटवर्किंग की कल्पना से एक प्रकार की विकृति है। पहले हम अपने दोस्त को जन्मदिन है तो सुबह चले जाते थे, जरा सरप्राइज देने का मजा आता था। अब क्या, रात को 12 बजे भी टेक्नोलॉजी को बता करके देते हो, टेक्नोलॉजी ही व्हाट्सएप कर देती है, मैं सो जाता हूं। अब ये जो जीवन की जगह प्राण तत्व को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत शुष्क हो जाएगी। और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी हर पल बदलती जा रही है जी। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हर नई टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, जानना चाहिए, समय निकाल करके औरों को पूछना चाहिए क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। इसकी भी रुचि विद्यार्थी काल में हमने डेवलप करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं व्यक्तिगत जीवन में कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा जो आकर्षण रहा, टेक्नोलॉजी में मुझे आता कुछ नहीं है,
लेकिन जानने का शौक रहा। क्या है वे, किसी किसी को सुनता हूँ तो तुरंत पूछता हूँ। हवाई जहाज में मेरे बगल में कोई बैठा हो, अब तो वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब तो सरकारी व्यवस्था में फंसा पड़ा हूँ, लेकिन पहले जहाज में जब जाता था तो मैं कोई बगल में किसी है तो मैं पूछता था, अरे भाई ये क्या चीज़ है आपके पास, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है। क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है और मुझे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं भी आपसे चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए, जिंदगी का हिस्सा। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में 3 लोग हैं, सभी 3 कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। 2 काम आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, एक काम आप जीवन में तय करेंगे, पर डे इतना समय मेरा 1 घंटा 2 घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं, लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा। पर डे 1 घंटा 2 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर। क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं। मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये 1 घंटा मैं तय करूं नो टेक्नोलॉजी। ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में 2-3 कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार हैं, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन 2-3 कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं माँ बाप से आज बैठ करके वापस जाने के बाद कि घर के अंदर 1 कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री। उस कमरे में जो ही आएगा बिना टेक्नोलॉजी बैठेंगे। आप जरा करके देखिए, जिंदगी बहुत नए अनुभव वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्मा भी देता हूं, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए, इसकी भी चिंता करता हूं। और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मान्यवर, आपके सानिध्य को पाकर हम जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आपका धन्यवाद। उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल, यहाँ के जेएनवी पापनपारे से तापी अकू सभागार में उपस्थित है। आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अकू, अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister, very warm greeting from the land of rising sun, Arunachal Pradesh. I am Tapi Aku, studying in Standard 12 from JNB Papumpare, Arunachal Pradesh. प्रधानमंत्री जी, आपने पार्लियामेंट में अधिकारों और कर्तव्यों पर भाषण दिया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। आपके अनुसार देश के नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति हम कैसे सजग बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद अकू। For a question similar to this one, we have with us Shailesh Kumar from KV Gil Nagar, Chennai. He's a class 11 student from Tamil Nadu, a state famed for its heritage temples. The next question is from him. Could we have the question, please? Namaskar, sir. My name is P. Shailesh Kumar. I am a student of class 11 studying in Kendra Vidyalaya, Gilnagar, Chennai. Sir, being a student, what are my rights and what duties I need to perform? Thank you. Thank you, Shailesh. इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और भी है। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व से गौरवान्वित गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय से गुनाक्षी शर्मा इस साक्षात आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। गुनाक्षी, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात, मेरा नाम गुनाक्षी शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय में पढ़ती हूँ। माननीय
मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने सिविक्स में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कृपया बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुणाक्षी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आग्रह है कि शैलेश, गुणाक्षी एवं अक्कू की नागरिक कर्तव्यों के विषय का जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे पहले तो ये सवाल मुझे अरुणाचल की बेटी ने पूछा है और मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अरुणाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा। आपके मन में होगा ऐसा क्यों? आप में से शायद कोई अरुणाचल गए होंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। इस देश में अरुणाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करता है। ये हिंदुस्तान में बहुत रेयर है। आपको कोई भी मिलेगा तो जय हिंद करेगा। और उसका कारण 1962 के वॉर के बाद अरुणाचल का जो मिजाज बना है, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा के सिवाय देश के अंदर जीवन में ज़्यादा प्रचार के लिए अंग्रेजी में उतनी मास्टरी, हिंदी में भी उतनी मास्टरी की है। आप वहाँ के बच्चों को मिलोगे तो आपको लगेगा, और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि कभी न कभी वैकेशन में दौरा करने का मन करे तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। जाएंगे? नहीं, पहले तो सिंगापुर जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे, हाँ, उसके बाद मौका मिला तो जाएंगे। ऐसा करेंगे ना? हमारा देश सचमुच में अद्भुत है, अनुभव करने जैसा है। मैं आज यहाँ जब आया तो अलग अलग बच्चों के जो पेंटिंग थे वो मुझे बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा कि बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में अपना परिचय करवा रहे थे। महाराष्ट्र की बच्ची उड़िया भाषा में परिचय करवा रही थी, देहरादून की बच्ची मलयालम भाषा में परिचय करवा रही थी। क्यों? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो एक हम लोगों का काम चल रहा है, उसको लेकर के इन सब बच्चों ने कोशिश की है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अपनी मातृभाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके सिवाय हमारे देश में इतना समृद्ध खजाना है, कोई न कोई एक भाषा से परिचय करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अब विषय आया है कर्तव्य। एक तो अधिकार और कर्तव्य, ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी अधिकार भाव कोई एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव कोई दूसरी व्यवस्था है। जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है। अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूं तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आग्रहपूर्वक कहते थे कि मूलभूत अधिकार नहीं होते हैं, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं। और अगर ईमानदारी से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार उसमें संरक्षित ही होंगे। दूसरा, कभी कभी हम कुछ दायित्व निभाते हैं, जैसे परिवार में माता पिता अपना दायित्व संभालते हैं,
बच्चा अपना दायित्व संभालता है, अड़ोस पड़ोस के लोग अपना दायित्व संभालते हैं, लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं होती है। इतना बड़ा विशाल देश, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए? निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए? अगर देश को आगे ले जाने के लिए कुछ करना है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब जैसे 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। अब आजादी के 75 साल हो रहे हैं और 47 आजादी के 100 साल होंगे। आपने कभी सोचा है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप कहां होंगे? आप किसी न किसी व्यवस्था में लीडरशिप देते होंगे। लीडरशिप मतलब मेरा वाला काम नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। क्रिकेट का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कबड्डी का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कारखाने में 200 मजदूरों के साथ काम करने वाला भी लीडरशिप देता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आज जो मेरे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वे उस समय देश में लीडरशिप की पोजीशन में होंगे। अब आप सोचिए कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, आप लीडर होंगे। उस समय लीडरशिप के समय आपको बिल्कुल टूटी फूटी फालतू व्यवस्था मिल जाए और फिर आपको कहे लीडरशिप करो तो अच्छा रहेगा क्या? तो मजबूत व्यवस्था चाहिए कि नहीं? मजबूत व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जो भी देश मजबूत बनेगा तो किसके काम आएगा भाई? आज जो 80-90 साल वाला है उसके काम आने वाला है क्या? नहीं आएगा। देश का अगर पर्यावरण की रक्षा होती है तो किसके काम आएगा? देश के अंदर संसाधनों का सदुपयोग होता है तो देश के काम आएगा। देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो किसके काम आएगा? इसका मतलब यह हुआ, मानो 2022 आजादी के 75 साल है। इस देश के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी गुजार दी थी। किस लिए? देश आजाद बने। आजाद मतलब झंडा बदले इतना थोड़ा है। हम आत्मनिर्भर बने, हमारा आत्मगौरव बढ़े, हम आत्मसम्मान से जिए। मैं इसके लिए कौन सा कर्तव्य निभा सकूं जो इस भाव को मजबूत करता है? उन कर्तव्यों का मुझे पालन करना चाहिए। जैसे क्या मैं तय कर सकता हूं कि 2022 आजादी 75 साल होते हैं, मैं और मेरे परिवार में हम जो भी कुछ खरीदना होगा हम लोकल खरीदेंगे, मेक इन इंडिया चीज ही लेंगे। अगर बिल्कुल हमारे देश में उपलब्धि नहीं है तो ठीक है, बाहर से लाएंगे। मुझे बताइए, कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ? देश का भला होगा कि नहीं होगा? देश की इकोनॉमी को ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी? लेकिन अगर हम रेडीमेड चीजें लाएंगे, क्रैकर भी बाहर से ला करके धमाका करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे अपने, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही जागरूक होते हैं, स्वच्छता के विषय में बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूरे घर की सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद क्या करते हैं? बाहर निकल के देखते हैं पड़ोसी वाला सोया है कि जागता है, और धीरे से वो कूड़ा कचरा वहां छोड़ देते हैं। अब उन्होंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, लेकिन सचमुच में देश हित के लिए कर्तव्य किया क्या? नहीं किया। फिर वो सुबह जब उठेंगे तो वो देखेंगे, अच्छा ये आज जल्दी उठ करके डाल गए हैं, वो उठा करके यहां डाल देंगे। स्वच्छता होगी नहीं, कूड़ा कचरा इधर से उधर होता रहेगा। क्यों? एक राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए मेरी जो जिम्मेवारी है उसको निभा नहीं रहा हूं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं घर में अगर बिजली फालतू में नहीं जलने देता हूं, पानी को नहीं जाने देता हूं,
मैं बिना टिकट कभी ट्रेन में सफ़र करने वाले को स्वीकार नहीं करता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो जीवन में एक एक हिंदुस्तानी करे तो देश बहुत तेज़ी से बदल सकता है। और इसलिए एक नागरिक, ये बात सही है कि इन दिनों सिलेबस ऐसे बदल गए हैं और उतने सिलेबस का बढ़ चढ़ करके हो गया है कि शायद जो हम लोग जब पढ़ते थे तब नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, शायद अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे। अपने लिए भी उपयोगी होगा, समाज जीवन के लिए भी उपयोगी होगा, और उसके लिए हमारे प्रयास साथ में। और आपने देखा होगा नई पीढ़ी, एयरपोर्ट पे देखोगे क्यों खड़ी है तो नई पीढ़ी क्यों तोड़ती नहीं है, और एकांत व्यक्ति अगर क्यों तोड़ता है तो सारे लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन का कर्तव्य निभाता है। यही समाज जीवन में अगर स्वभाव बन जाता है तो देश का बहुत भला होगा। Thank you, Prime Minister Sir, for your guidance. माननीय, आंध्र प्रदेश के एडीपाका स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 10वीं के छात्र जावेद पवार आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। Could we have the question, please? Namaskar, sir. My name is Javed Pawar, student of class 10, Jawahar Navodaya Vidyalaya, East Godavari 2, Etapaka. My question is, how can we overcome the pressure that comes from both teachers and parents at the time of examinations? धन्यवाद जावेद। हमारे बीच है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवाबाद के कक्षा 11वीं की छात्रा करिश्मा, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। करिश्मा, अपना प्रश्न पूछिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं करिश्मा रैना कक्षा 11वीं की छात्रा जम्मू कश्मीर के गर्ल्स नवाबाद स्कूल से हूँ। मेरा अगले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पेरेंट्स की कुछ ऐसी उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अपनी सफलता पाऊं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये कैसे कर सकती हूं और मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे कर सकती हूं, तो और इससे जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे बाहर आ सकती हूं। धन्यवाद। थैंक यू करिश्मा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भगवानपुर गांव की कक्षा 12वीं की छात्रा मोनिका बायगा उत्सुक हैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। Could we have the question, please? मेरा नाम मोनिका बैगा है। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जनकपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभिभावक परीक्षा के समय बच्चों से किस तरह बर्ताव करें ताकि परीक्षा के दबाव और चिंता से बच्चे दूर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका। महोदय, निवेदन है कि जम्मू की करिश्मा, आंध्र की जावेद, छत्तीसगढ़ की मोनिका के परीक्षा के तनाव से संबंधित समस्या का समाधान करें। ये सवाल आप लोगों के लिए है कि आपके माँ बाप के लिए है? आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं वो आज मोदी जी सुना दें। मैं जरूर चाहूँगा कि मैं जो बात बताता हूँ किसी भी पेरेंट्स को या गार्डियंस को मैं कोई प्रेशर करना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई दबाव डालना नहीं चाहता हूँ, और नहीं मैं उनके बच्चों को बिगाड़ना चाहता हूँ कि उनके माँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करने की आदत बना दे, ऐसा भी नहीं चाहता। ये बात सही है कि हमने देखा होगा वो स्टील का अगर स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग एक सीमा तक खींचते रहोगे तो उसका उपयोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा खींच दिया तो क्या होगा? तार बन जाएगा, फिर वो स्प्रिंग का काम करेगा क्या? माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए, टीचर्स ने भी सोचना चाहिए, उनको अंदाज होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट के साथ या जिस बच्चे के साथ
हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ये माँ बाप को, टीचर को अंदाज होना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसलिए मेरी माँ बाप को तो यही सलाह है कि आप कितनी भी बड़ी आयु के क्यों ना हुए हो, आपके बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हुए हो, आप हर पल खुद के लिए, बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए मन में भाव कीजिए कि आप जब आपके बच्चे 2 साल के, 3 साल के थे, 4 साल के थे, तब माता पिता के रूप में आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे। आप चाहते थे कि बच्चा चले तो क्या करते थे, दूर खड़े रह करके उसको आओ 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 ऐसा करते थे ना, चलो दौड़ो, देखो देखो, ये करते थे कि नहीं करते थे। फिर वो बच्चा दौड़ता था कि नहीं दौड़ता था। कोई दबाव डालते थे क्या, हाँ, ऐसे पकड़ करके चल, ऐसा करते थे क्या, नहीं करते थे। आप उसको प्यार से प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, उसके अंदर की ताकत को जगा था। अच्छा मान लो चलते चलते गिर जाता था तो क्या करते थे, चाटा मार देते थे, आधे घंटे से मैं कर रही हूं और तुम चलते भी नहीं है, फिर गिर गए, कितनी बार खड़ा करो, ऐसा करती कोई माँ नहीं करती है। अरे वाह शाबाश, ताली बजाती है। बच्चा गिर जाए और माँ ताली बजा रही है। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो देखो कैसी माँ है, बच्चा गिर गया और ताली बजा रही है। लेकिन उस माँ को मालूम है कि अभी चलते चलते गिरा है, मुझे उसको उत्साहित करना है। मैं माँ बाप को यही कहूँगा कि आप, बच्चे बड़े हो गए हैं ये स्वीकारिए। ऐसा नहीं कि अब भी तो 3 साल का है, भले 12वीं में पढ़ता है, ऐसा भी नहीं। बच्चा बड़ा है वो स्वीकार कीजिए, लेकिन खुद को आप, जब वो 3 साल के, 4 साल के बच्चे थे, तब जो आपकी साइकी थी उनको मदद करने की, उसको जीवन भर जिंदा रखिए। उसको कभी मरने मत दीजिए। जिस परिवार में माँ बाप की ये सोच होती है कि मैं मेरे बच्चों में, उनको जहां जाना है, जैसे जाना है, रास्ता अगर सही है तो मैं हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करूं। परस्यू करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए। अब परस्यू और प्रेशर के बीच में बहुत ही नैरो लाइन है। ये बैलेंस कैसे बनाना, और इसके लिए मैं बच्चों से भी आग्रह करूंगा और माँ बाप से आग्रह करूंगा कि वो कभी, जिनके साथ बच्चे कंफर्ट है, उनको कभी कहिए कि भी वो समय निकाल के आपके घर आए, दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, कोई एक टीचर हो, उनको कहिए जरा घर पे आइए चाय पीने के लिए, और धीरे से बच्चे को उसके साथ छोड़ दीजिए और आप दूसरे कमरे में चले जाइए। और टीचर को बता, उस गार्डियन को बता के रखिए कि उससे बातें करे, खुल करके बातें करे, वो उसमें से खोजे, और फिर वो उसके माँ बाप को बता दे अकेले में कि मैं आज उससे आधा घंटा बात की, ये उसके मन में चल रहा है, आप लोगों को इसको एड्रेस करना चाहिए। अगर ये थोड़ा मैकेनिज्म बन जाए, पहले ये मैकेनिज्म था क्योंकि जॉइंट फैमिली थे घर में, और भारत का बच्चा होता है, उसको अगर सिनेमा देखने के लिए जाना है, उसको मालूम है पापा मना करेंगे तो दादी के पास जाएगा। उसको मालूम है कि नए कपड़े लाने हैं, माँ मना करेगी तो पापा के पास जाएगा। उसको बराबर मालूम रहता है घर में किससे क्या करना है। ये क्षमता उसके अंदर आ जाती है। उस बालक को माँ परिवार में भी इसी रूप में किया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही न करें। नहीं भी मोदी जी ने कहा था ज्यादा इंटरफियर मत करो, ऐसा नहीं। आप उसको जानो, जान करके उसको जताओ कि देख तेरे अंदर ये ताकत पड़ी है, तेरे में विशेषता है, तुम इसको क्यों उपयोग नहीं करते हो, देखो कोशिश करो। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज्यादा मिलेगा, जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। मैं रास्ता चुनूंगा,
प्रोत्साहित करना, हर बालक की शक्ति को उजागर करना, उसको प्रोत्साहित करना, इसी को मैं बल दूंगा। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for being a friend and mentor. We hope our parents are watching this program. Prerna Manwar, class 12 student, comes from a city well known for its UNESCO heritage caves. She studies in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, and joins us with her question. Could we have the question, please? Good morning, sir. My name is Prerna Manwar. I am a student of class 12 science from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, Maharashtra. Sir, my question to you is, my parents always say that I should wake up early in the morning for studying, but I am a night owl. I can't wake up early in the morning. Sir, what should I do? Thank you, sir. धन्यवाद प्रेरणा। इससे मिलता जुलता एक सवाल और भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं के छात्र स्टैंजन नोरबो इस सभागार में उपस्थित हैं तथा मान्यवर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्टैंजन, अपना प्रश्न पूछिए। Good afternoon, sir. My name is Tanzan Upu. I am studying in 12th class, and my school name is Government Higher Secondary School, Skirbujan, and I am from Leh Ladakh. Sir, my question is, in your opinion, what is the best time to study? Is it early morning or the late night? Can you suggest us? धन्यवाद स्टैंजन। ऐसा ही एक और प्रश्न। अगले प्रश्न हेतु मैं जवाहर नवोदय विद्यालय त्रिपुरा के छात्र शुभाशीष चाकमा को बुला रही हूँ। शुभाशीष, कृपया अपना प्रश्न पूछें। Honorable Prime Minister, sir, good afternoon. This is Subhashish Chakma of class 11 studying at Jawahar Navodaya Vidyalaya under Shillong region. Sir, actually my elder sister used to scold me always because I often go for late night study and cannot wake up early in the morning. Sir, my question is, am I doing something wrong? Please tell me, sir, what do you say? Thank you. धन्यवाद शुभाशीष। मान्यवर प्रेरणा, स्टैंजन व शुभाशीष, पढ़ने का सर्वोत्तम समय कौन सा है, आपसे जानना चाहते हैं। इतना निर्दोष सवाल मुझे पूछा गया है। इस सवाल से मेरे मन में एक और विचार आया। विचार यह आया, इस सवाल का मतलब है कि परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सफल है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे शिक्षकों के लिए, शिक्षा जगत के लोगों के लिए, कि हमारी युवा पीढ़ी को नज़दीक में ऐसे सवालों के जवाब के लिए कुछ कमी महसूस हो रही है, कोई वैक्यूम महसूस हो रहा है। मैं चाहूँगा सभी अभिभावकों से, सभी टीचर से कि आपके छात्रों के बीच आपका ऐसा नाता रहना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी वो आपको खुल कर के कहें। जितना ज़्यादा उनके अंदर खुलापन आएगा, उतना उनके स्वस्थ विकास में बहुत काम आएगा। तो मैं इन सारे नौजवान साथियों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण, फिर भी कुछ लोग उनको कहेंगे यार तुझे मौका मिला तूने यही सवाल पूछ लिया क्या। लेकिन मैं इसको बड़ा महत्व देता हूँ और मुझे संतोष है कि इन बच्चों ने मुझको अपना माना और जो बात अपनी माँ से, अपने पिता से पूछ सकते हैं, बड़ी बहन से पूछ सकते हैं, वो आज उन्होंने मुझे पूछी। इस अपनापन का आनंद, इस अपनेपन का आनंद कुछ और ही होता है जो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। अब इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि रात को जागना कि सुबह जागना, ये इशू है। अब मैं 50% तो अधिकारी हूं बोलने के लिए, लेकिन 50% नहीं हूं। 50% इसलिए अधिकारी हूं
क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, इसलिए मुझे बोलने का हक बनता है। लेकिन 50% इसलिए नहीं हूँ कि अब मेरी ड्यूटी ऐसी बन गई है कि रात को जल्दी सो नहीं पाता हूँ, और इसलिए जो आदर्श व्यवस्था है उसका आधा तो परिपालन मैं करता हूँ, लेकिन आधा मैं नहीं करता हूँ। और जब मैं खुद नहीं करता हूँ तो मैं कोई मॉरल अथॉरिटी के रूप में आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिन भर का काम, थकावट, अलग अलग मन के अंदर कुछ घटनाएं, पूरा दिन बीतता है, ये चीज़ें धीरे धीरे जुड़ जाती हैं, और होते होते आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी मनस्थिति कितनी एंगेज होगी शाम के समय। और रात को अगर आप पढ़ने के आग्रही हैं तो सोचिए, क्या सचमुच में आपका बिल्कुल मन एकदम खाली होगा क्या? नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड बहुत सी चीज़ें होगी, बहुत सी चीज़ें भरी पड़ी होगी, और दिन भर की घटनाएं होगी तो उसका एक्शन रिएक्शन भी मन में चलता होगा। और इसलिए संभव है कि रात को आप उतना फोकस न कर पाते हो। संभव है, सबके लिए सत्य नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य है कि गहरी नींद के बाद, और मैं तो नहीं कहूँगा कि 3 बजे उठ करके पढ़ो, वरना फिर आप माँ को उठाओगे, माँ 3 बजे उठना है, चाय पिला दो। लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ अनुभव से ऐसा माना गया, और दुनिया में भी शायद माना गया है, मेरे पास कोई साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है, और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम ये है। जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है। हर एक की अपनी विशेषता होती है, अपनी आदतें होती हैं, और आप जिसमें कंफर्ट हो वही करो। सिद्धांत है कि सुबह ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो आप कंफर्ट नहीं है तो फिर काहे परेशान हो भाई, रात को पढ़ लो। वरना फिर क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तब आप दीदी को बताओगे कि तेरे कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्यों तुम मुझे रात में पढ़ने नहीं देती थी, सुबह पढ़ने के लिए कह रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, ज्यादातर विद्यार्थियों के जीवन में क्या होता है, हो सकता है आप लोगों के जीवन में न होता हो, लेकिन मैं जब पढ़ता था तब हम सभी साथियों के अंदर होता था। आपका होता है तो, नहीं होता है तो मैं कोई जजमेंट नहीं ले सकता। वो क्या, जब स्कूल शुरू होती थी, रिजल्ट जब आता था तो मन में तय करते थे कि अगली बार स्कूल शुरू होते ही पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद बस अगले महीने शुरू करूंगा, बस आप फर्स्ट रेट हो जाने के बाद करूंगा। दूसरा क्या करते हैं, नहीं आज तो रात को ही पढ़ना है, मम्मी खाना बहुत हैवी मत बनाना, नींद आ जाए ऐसा खाना मत बनाना, बस पास्ता वगैरह चल जाएगा। माँ को भी लगता है चलो इसको पढ़ना है रात को, तो जो चाहता है पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़ा, पास्ता चाहिए तो पास्ता, पानी पूरी चाहिए तो पानी, गोलगप्पे चाहिए, जो देख बच्चे को पढ़ाना है ना, माँ बना देती है। फिर मन करता है माँ आज मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा करो माँ सुबह 6 बजे उठा देना।
तो फिर हम माँ बेचारी 5 बजे उठ करके तैयारी करती है कि संतान अपनी सुबह उठ करके पढ़ना चाहती है, तो उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, दूध चाहिए, सब तैयारी करती है। और फिर हम 6 बजे, ना माँ रात को नींद नहीं आई थी तो फिर अब तो आज नहीं, आज रात को पढ़ूंगा। यही होता है ना, कभी माँ को रात को जगा देना, कभी माँ को सुबह जगा देना, और कभी परिवार को ही, और हम अपना टाइम टेबल बदलते जाना। देखिए, मैं समझता हूं ये अपने साथ अन्याय होता है। मुसीबत रात को पढ़े या सुबह पढ़े, उससे ज्यादा मुसीबत ये है कि हम पढ़ने के बहानों के बजाय न पढ़ने के बहाने खोजते रहते हैं, और वो बोझ पूरा परिवार पर डाल देते हैं। अगर हम उन चीजों को अपने पर लेंगे और उसमें से आदत बदलेंगे तो जरूर लाभ होगा। मेरा स्वयं का अनुभव है, आपने कभी सूर्योदय के समय पंखियों की आवाज, बर्ड्स की आवाज, और सूर्यास्त के समय बर्ड्स की आवाज गौर से सुना है किसी ने? कितने ने सुना है? गौर से, दोनों में अंतर होता है। सूर्योदय के समय बर्ड्स की आवाज अलग होती है, उसका सुर भी अलग होता है, स्वर भी अलग होता है, और सूर्यास्त के समय भी आवाज करते हैं। आपने देखा होगा 3, 4, 5 मिनट एकदम से आवाज आना शुरू हो जाती है। दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति का कोई न कोई प्रभाव तो होता ही है। अगर हम इस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके जीवन को जिएंगे तो प्रकृति के साथ संघर्ष टालना चाहिए। प्रकृति स्वयं आपको मदद करेगी, आपको आगे ले जाने में मदद करेगी। और इसलिए समय की पसंद, परिस्थिति की पसंद में, जहां पर एनवायरनमेंट का सवाल है, प्रकृति का सवाल है, हमने प्रकृति के अनुकूल समय खोजना चाहिए। थैंक यू। Thank you, Prime Minister, sir, for your enlightenment. Honorable Prime Minister, sir, Shaikha Khan from Indian School Dar es Salaam joins us from Tanzania to ask a question. Could we have a question, please? Good morning, sir. I am Shaikha Khan of Indian School Dar es Salaam, Tanzania. At times, we go blank after receiving a question paper. Overcome such a situation. Thank you, sir. Thank you, Shaikha. मान्यवर शोभित रस्तोगी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर.के. पुरम नई दिल्ली के कक्षा 12वीं के छात्र हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शोभित, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात मान्यवर, मैं शोभित रस्तोगी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर.के. पुरम नई दिल्ली के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर भूलने लगते हैं। इसके कारण मैं काफ़ी तनाव में होता हूँ। इस चीज़ के लिए आप मेरी मदद करें। धन्यवाद शोभित। मान्यवर, शायखा और शोभित परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाने की समस्या से त्रस्त हैं। हमारी भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। कृपया कर मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। आपने सही पूछा है। ज़्यादातर विद्यार्थियों में के ये पल आता ही आता है जब बैठते हैं और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ा समय तो ऐसा जाता ही जाता है। लेकिन मैं थोड़ा मजाकिया स्वर में कुछ बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी घर में स्कूटर है और स्कूटर लेकर के कहीं जाना है और सुबह उठ करके वो किक मार रहे हैं, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। ऐसा दृश्य देखा होगा आपने? देखा होगा कि सब गाड़ी वाले हैं। लेकिन आपने तब देखा होगा, एक बड़ा करावत है, वो पेरेंट्स या भाई जो भी है क्या करेगा, स्कूटर को इधर करेगा उधर करेगा। करता है कि नहीं करता है? स्कूटर को हिलाता है। अब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि हिलाने से शुरू होता है स्कूटर?
नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि जरा ऐसा करूंगा तो वो खुद को तैयार करता है और फिर किक लगाता है, स्कूटर चल भी पड़ता है। ये 1-2 मिनट जो ये करता है वो क्या है? साइंटिफिक है क्या? नहीं है। लेकिन करीब करीब सब लोग करते हैं। जिन्होंने भी स्कूटर चलाया है वो पक्का ये करते हैं। अगर नहीं चलता है तो स्कूटर को हिला देते हैं। साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन करते हैं और काम हो भी जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो टीवी पर गेम्स का काफी कुछ कार्यक्रम रहते हैं, तो बच्चे देखते भी हैं और अच्छी भी चीज है। लेकिन आपने देखा हो टेनिस का खिलाड़ी होगा, कितना भी यानी ओलंपिक प्लेयर होगा, वो भी जब टेनिस के टेबल के पास आता है तो क्या करता है? सामने बॉल नहीं है लेकिन फिर भी यूं यूं करता रहता है। करता कि नहीं करता है? 1-2 मिनट करता है वो। बाद में सामने वाला भी ऐसे ही करता है, बॉल नहीं है लेकिन दोनों एक जैसे खेल रहे ऐसा करते हैं वो। उसी प्रकार से आपने क्रिकेट में देखा होगा, कितना ही सक्सेस जिसका बैट्समैन का है, वो भी जब पेवेलियन से लेकर के पिच पर जाता है तो वहीं पर अपना बैट हिलाएगा, जैसे यूँ करेगा जैसे अभी बॉल को मार रहा है, ऐसा करेगा। करता है कि नहीं करता है? वहाँ बॉल नहीं है, खेल नहीं है, अभी तो पिच पे करता है वो। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ भी वो बैट को एडजस्ट करता है, थोड़ा 1-2 ऐसे ट्रायल लेता है। बॉल तो अभी आया नहीं, मैच शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो करता है। क्यों? उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है। बॉलर भी आपने देखा होगा, हाथ में बॉल नहीं है फिर भी वो दूर ऐसे ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसे दौड़ता है, बॉल फेंकता है। बॉल है नहीं, कर रहा है। 2-3-5 मिनट आपको हर बार गेम में दिखता होगा। ये क्या है? खुद को एक कंफर्ट जोन में लाने का हर एक ने ढूंढा हुआ अपना तरीका है। आपने भी क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए बस। आप भी अच्छा इतना है, ऐसा है, ठीक है, पेन ठीक है, थोड़ा ऐसे ही एक आध मिनट ऐसे ही निकाल दीजिए। बड़े तनाव में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर ये कर लिया। दूसरी बात है कि आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। जितना आत्मविश्वास होगा आप बहुत सारा, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने ये ना समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले सिलेक्ट करो, उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम। ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना। 1 2 3 4 कोई नहीं कहता है। 6ठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले 6ठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूँगा कि हम एक बार सरल चीज को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं। एकस्टम हो जाते हैं तो आप बड़ी सरलता से चीजों को चलाते हैं, और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम को जिंदगी में बोझ कभी बनने मत देना। अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको जो 2 मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है। दूसरा, अगर फोकस एक्टिविटी है तो कठिनाई बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकने लगता है, फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, उसने पहला सवाल उठाया, छोड़ो अगल बगल में कौन करता है, आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 1 मिनट में आपका गाड़ी चलना लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।